इस वीडियो में हम उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, कार्तिकपुर राजवंश, कुलिंद राजवंश, चंद वंश तक इस वीडियो में हम सारा कवर करेंगे मैपिंग नोट्स के साथ। इसमें हम सबसे पहले उत्तराखंड का राज्य प्रतीक चिन्ह पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह जो हैं उनका निर्धारण सन 2001 में किया गया। 2001 में उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह। उसके बाद उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह है कौन कौन से। उत्तराखंड के जो राज्य प्रतीक चिन्ह हैं, राज्य वाद्य यंत्र जो है वो ढोल है, उसको 2015 में राज्य वाद्य यंत्र बनाया गया। उसके बाद उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वो 2016 में अपनाया गया है। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत बंदन अभिनंदन, इसकी आवाज़ जो है नरेंद्र सिंह नेगी जी ने दी है और हेमंत बिष्ट द्वारा ये रचित है। उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो फुटबॉल है। फुटबॉल को 2011 में अपनाया गया है। और राज्य जो तितली है वो है कॉमन पिकॉक, उसको 2016 में राज्य तितली माना गया है। ठीक है, तो इसमें हम उत्तराखंड के जो क्विक रिवीजन है वो करते हैं। उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। इसका जो है वैज्ञानिक नाम सोसूरिया बेलेटा है। एस्टेरेसी कुल का है। 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। विश्व में 210 तथा राज्य में 24 प्रजाति पाई जाती हैं। इसका जो कलर होता है वो बैंगनी होता है और स्थानीय नाम कोलपदम होता है। खिलने का समय जो होता है वो जुलाई से सितंबर तक होता है। उसके बाद हम राज्य पशु के बारे में बात करते हैं। राज्य पशु जो हमारा है वो है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग जो होते हैं, कस्तूरी पाई जाती है कस्तूरी मृग में, लेकिन ये केवल नर मृग में पाई जाती है। 3-3 वर्ष के अंतराल पर 30 से 45 ग्राम हम इसे निकाल सकते हैं। इसका मुख्य भोजन केदारपाती होता है और यह 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर। औसत उम्र जो होती है इसकी 20 वर्ष होती है। और इसके संरक्षण के लिए इनके संरक्षण के लिए 3 ये केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में इसकी स्थापना हुई। मेहरुणी कस्तूरी मृग अनुसंधान 1977 में। काचुला खर्क 1982 चमोली में प्रजनन संरक्षण केंद्र है ये। तो ये इनके संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। उसके बाद हम राज्य चिन्ह है हमारा गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटी। उसके नीचे गंगा की 4 लहरें नहीं हैं, ये 4 नदियां हैं, रामगंगा, गंगा, काली, यमुना। तो ये 4 नदियाँ हैं। और ये जो राज्य चिन्ह लिया गया है ये सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है इसके नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद इसमें बीच में अशोक की लाट, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये हमारे राज्य चिन्ह थे। उसके बाद राज्य वृक्ष है हमारा बुरांस। राज्य बुरांस जो होता है उसकी औसत ऊंचाई 6 से 8 मीटर होती है। इसमें जो फूल खिलते हैं वो मकर संक्रांति से बैसाखी तक खिलते हैं और इसकी ऊंचाई 1500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पे पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोमियम है और इसे 1974 से संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। इसका जो जूस है वो हृदय रोग के लिए बहुत उपयोगी है। कश्मीर में इसे 8 बाल और हिमाचल में बुरांसो कहा गया है। उसके बाद हम राज्य पक्षी मोनाल के बारे में बात करते हैं। इसे हिमालय का मयूर कहा गया है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। स्थानीय भाषा में इसे मन्याली मोनाल कहा गया है। प्रिय भोजन आलू है और यह वर्ष में 2 बार प्रजनन क्रिया करता है। नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलगी होती है और 1972 में वन्यजीव संरक्षण के तहत इसे संरक्षित किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजेनस है और यह 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। उसके बाद हम उत्तराखंड का संक्षिप्त इतिहास पढ़ते हैं पहले एक नज़र में। उत्तराखंड का जो पहला प्रजाति समूह है वो कोल है। ये कुरूपुर भद्दे होते थे देखने में। इनका उपनाम जो है मुंडिया सबर नाम से इन्हें जाना जाता था, मुंडिया सबर नाम से। और इन पर भूटांतिक प्रजाति का प्रभाव था। उसके बाद कोल के बाद किरात जाति का वर्णन है। किरात को हम किन्नर या कील भी कहते हैं। भील नाम से भी इनको जाना जाता है। भ्रमणकारी और पशुपालक भी किरात जनजाति है। इन पे मंगोल प्रजाति का प्रभाव था। अब हम बात करते हैं किरात के बाद खसोगा।
खसों पे जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार खसों के समय हुआ। इनमें कुछ प्रथाएं प्रचलित थी, जैसे टिकवा प्रथा और पशु बलि प्रथा, और इसको 1885 में शूद्र वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया था। भोटांतिक प्रजाति के बारे में पढ़ते हैं हम। भोटांतिक प्रजाति एक व्यापारिक प्रजाति है। इस तरीके से पूछ लिया जाता है, भोटांतिक मतलब व्यापारिक प्रजाति कौन सी है। भोटांतिक हो गया व्यापारिक प्रजाति, और पशु पालक जो हो गई ये भ्रमणकारी पशुपालक हो गया, ये किरात हो गया। तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। ये 6 वर्गों में विभक्ति। काली नदी के पास सोका जनजाति पाई जाती है, और भोटियों के जो समूह होते हैं उन्हें कूच कहा जाता है। जो इनकी बिरादरी का सूचक है कि इनकी जनजाति मतलब एक प्रजाति राठ या सगोत्र, वो बिरादरी का सूचक कहलाती है, और इनमें रणबण प्रथा प्रचलित है। तो ये भोटिया हो गए। उसके बाद आते हैं कुड़िंत पहली राजनीतिक शक्ति थी, मौर्यों के समकालीन थी। कालसी अभिलेख से पता चलता है कि कुड़िंत जो है वो मौर्यों के समकालीन थे। कुड़िंत का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। कुड़िंत के बाद हम बात करते हैं शकों का। कुड़िंत के बाद शक आए थे। तो शक की जो उपस्थिति हमें यहाँ पे प्रेजेंट पता चला, वो कटारमल का सूर्य मंदिर है यहाँ पे। उसमें सूर्य मंदिर की वजह से हमें पता चला कि कुड़िंदों के बाद जो आए थे शक आए थे। उसके बाद शकों के बाद कुषाण हुए, शक्तिशाली शासक कुड़िंदों का। कुषाणों का कनिष्क था। स्वर्ण मुद्राएं जो है वो मुनि की रेती से पाई गई इनकी। ये योध्या शासन के समकालीन थे। उसके बाद योध्या शासक आए। इनकी मुद्राएं जोनसार भाबर से मिलती हैं, कालू का डांडा से इनकी मुद्राएं मिलती हैं। उसके बाद गोत्रीय वंश हुआ। इसका प्रतापी शासक सीलवर्मन था, जिसने अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। उसके बाद एक किरतपुर राज्य हुआ, उत्तराखंड में एक बड़ा राज्य हुआ, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल और रोहेलखंड का उत्तरी भाग मिला हुआ था। गुप्तों के बाद कुछ राजवंश समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार हुए, और ये किरतपुर राज्य कुछ वंशों में टूट गया था, जैसे गोपिसाण, ब्रह्मपुर और शत्रुघ्न आदि राज्यों में किरतपुर टूट गया था। तो यह जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ये संस्कृत भाषा में है, और ये हरिसेन का है। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था। तो उसके बाद नागवंश हुआ। नागवंश जो है, नागवंश की पुष्टि गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलती है, और इसमें गणपति नाथ जो है शक्तिशाली शासक था इनका। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है, स्कंदनाग, गणपतिनाथ, विभुनाग, असुनाग। तो जो गणपतिनाग था ये सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके बाद एक वंश यदु वंश हुआ, उसका संस्थापक सेन बर्मन था। मोखरी वंश था नागों के बाद। नागों की सत्ता मोखरी वंश ने समाप्त कर दी थी। तो मोखरी वंश हुआ, तो उसका अंतिम शासक ग्रहवर्मा था। ग्रहवर्मा के बाद जो उसका बहन हुई था ग्रहवर्मा का, हर्षवर्धन, उसके अधीन हो गया। उसके बाद थानेश्वर में हर्षवर्धन का काल हुआ। तो ये जो किरतपुर राज्य था वो हर्षवर्धन के अधीन ही हो गया। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था हर्षचरित, उसने बाणभट्ट के हर्षचरित, हुएनसांग का आगमन, हर्षचरित ने बाणभट्ट की रचना की थी। बाणभट्ट के हर्षचरित जो पुस्तक है बाणभट्ट की, उसमें थानेश्वर का जो हर्षवर्धन वंश है उसका उल्लेख मिलता है। उसी में हुएनसांग का जो आगमन कैसे हुआ वो सब इसमें मिलता है। और हुएनसांग ने जो आया था, वो चीनी यात्री था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल के समय ही आया था। इसने गंगा को महाभद्रा और हरिद्वार को 20 लीटर चीनी माप कहा, और इसको मोयुलू भी बोला इन्होंने। उसके बाद हर्ष के पश्चात जो है वो ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोपीसाण 3 भागों में टूट गया था। तीनों का वर्णन हर्षवर्धन के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। गोपीसाण जो है वो रामगंगा से शारदा नदी तक, कांसीपुर, रामपुर, पीलीभीत इसी में आता है। और शत्रुघ्न हुआ, और एक ब्रह्मपुर हुआ। ब्रह्मपुर सबसे बड़ा राज्य था इनमें। ब्रह्मपुर पे पौरव वंश शासन कर रहा था, और उसकी राजधानी ब्रह्मपुर थी। उसमें जो है पौरव वंश में विष्णुवर्मन, अग्निवर्मन, धूतिवर्मन आदि राजा हुए। धूतिवर्मन सबसे शक्तिशाली राजा था। और जो पौरव वंश की जानकारी हमें मिलती है वो तालेश्वर ताम्रपत्र से अल्मोड़ा से मिलती है, जो 1915 में हमें मिला था अल्मोड़ा से। उससे पौरव वंश की जानकारी मिलती है। पौरव वंश को एक नज़र देख लेते हैं। इसका निवास स्थान जो था वो कोटो कहलाता था। सेना प्रमुख इसका बलाध्यक्ष हो गया। भोजनालय की व्यवस्था जो होती थी वो सुपकारपति, उपज का 1/6 भाग हो गया। भूमि कर जो वसूलता था उसे भागी कहते थे।
और पौरव वंश में दो प्रकार की भूमि पाई जाती थी, एक केदार और एक सारी। केदार भूमि को संचित भूमि कहते थे और सारी को असिंचित भूमि कहते थे। और इसका जो समय माना जाता है वो 6वीं से 8वीं शताब्दी तक माना जाता है, हर्षवर्धन के बाद। और इनकी जो उपाधि थी वो महाराजाधिराज और परम भट्टार की उपाधि थी। और उसके बाद आता है कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश जो था एक ऐतिहासिक वंश था। कुलीन जो है वो राजनीतिक वंश था, ये ऐतिहासिक वंश था। बसंत देव ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। मंदिर के लिए उसने एक सुवर्णेश्वर नामक गांव दान में दिया था। प्रथम ऐतिहासिक वंश हुआ ये 700 से 1050 तक, 700 ईस्वी से 1050 तक माना जाता है। इनके 8 अभिलेख मिले हैं और जिसकी लिपि कुटिला थी। इसमें 3 परिवार के 14 नरेशों ने शासन किया। पहली राजधानी इनकी कार्तिकपुर थी, दूसरी बैजनाथ थी और इनकी शीतकालीन राजधानी ढिकुला थी। इनके कुछ अभिलेख मिले जैसे बागेश्वर, ये भूदेव का है। पांडुकेश्वर, ये तुम्हारा ललितपुर देव का है। और बैजनाथ हुआ, कंडारा हुआ, ये अभिलेख मिले हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के। कश्मीरी राजा ललितादित्य का मुक्तापीड़ गढ़वाल पर आक्रमण जो है वो राजतरंगिणी के अनुसार है। मतलब एक कश्मीर राजा हुआ करता था ललितादित्य, उसने जब गढ़वाल में भूकंप आ गया था उसके बाद गढ़वाल पर आक्रमण किया था। गढ़वाल में राजतरंगिणी के अनुसार आक्रमण किया। उसके बाद हम एक एक राजा को पढ़ लेते हैं। बसंत देव के बाद खरपर वंश हुआ। खरपर वंश में 3 राजा हुए, खरपर देव, कल्याण राज, त्रिभुवन राज। तो खरपर देव इसका संस्थापक था। कल्याण राज हुआ, उसके बाद त्रिभुवन राज हुआ। उसके बाद दूसरा वंश हुआ निम्बर वंश, उसका संस्थापक निम्बर था उसका संस्थापक। उसके बाद उसका इष्टगढ़ हुआ। इष्टगढ़ ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। नवदुर्गा, लकुलीस, नटराज मंदिर का इसने निर्माण कराया। उसके बाद ललित सुरदेव हुआ जो सबसे प्रतापी शासक था कार्तिकेयपुर राजवंश का। इसे बराहावतार के समान माना गया। कौन से अभिलेख में? पांडुकेश्वर अभिलेख में। सर्वाधिक ताम्रपत्र इसी के मिले हैं। भूदेव जो है वो बौद्ध धर्म का विरोधी था और इसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक लास्ट अंतिम वो हुआ इसका सलवड़ादित्य वंश। उसमें इच्छादेव इसका संस्थापक था, देशदेव, पद्मदेव इसके शासक थे और अंतिम शासक जो है वो सुभिक्ष राजदेव था। अगर इस प्रकार से पूछा जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम राजा कौन था तो सुभिक्ष राजदेव था। उसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश जो है वो कई शाखाओं में टूट गया था। उसमें एक शाखा कत्यूरी राजवंश थी। कत्यूरी राजवंश की स्थापना जो है वो असंती देव ने की थी और इसका अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। ब्रह्मदेव की पुत्री से ही सोमचंद का विवाह हुआ था और फिर उस पर चंद्रवंश की स्थापना हो गई थी। तो ये चंद्रवंश है। चंद्रवंश के कुछ राजा हुए चंद्रवंश में। उसके बाद परमार वंश हुआ। उसके बाद उत्तराखंड के कुछ ऐतिहासिक बिंदु हैं। उत्तराखंड में पुरातत्व का जो जनक है वो हेनवुड को कहा जाता है। महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज 1856 में इन्होंने की थी। 1951 में पाषाणकालीन अवशेष जो है उनकी खोज यक्षदत्त शर्मा ने की। 1898 में धनगल गांव से MP जोशी, DS नेगी के संरक्षण में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने उत्खनन किया। 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने मलारी गांव से महापाषाणकालीन समाधानों की खोज की। महास्म संस्कृति द्वारा हाट से महासंस्कृति का आकृति खोज रिविट ने 1877 में। रामगंगा घाटी के नोला ग्राम में कप मार्क्स की खोज यशोधर मटवाल ने की। उसके बाद कुछ और स्रोत हैं जैसे गढ़वाल से चित्री धूसर मृदभांड की खोज की गई। किमनी गांव से। किमनी गांव कहाँ पे? पिंडर घाटी में पड़ता है, चमोली के थराली के पास है। हथियार पशु के शैल चित्र यहाँ से मिले हैं। हुडली है, हुडली उत्तरकाशी में है, यमुना घाटी में पड़ता है। नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं यहाँ से। फलसीमा अल्मोड़ा से। फलसीमा योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव आकृति मिली है। उसके बाद बनकोट पिथौरागढ़ से तथा 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं बनकोट से। उसके बाद अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा में पेटसाल जिसकी खोज 1989 में की गई थी, यहाँ से कत्थई रंग की मानव आकृतियाँ मिली हैं। और फड़कानोली और पेटसाल दोनों की खोज यशोधर मटवाल ने की है। फड़कानोली की खोज 1985 में हुई और पेटसाल की 1989 में। उसके बाद हम पढ़ते हैं लाखू गुफा। लाखू गुफा की खोज 1968 में की गई, MP जोशी ने की। यह है बाड़े चीने के पास दलबैंड अल्मोड़ा में है।
सुयाल नदी के तट पर पाई जाती है। यहाँ से नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय मिला है और मानवों को रंगीन चित्र मिले हैं। इससे एक मेन विशेषता है कि सामूहिक नृत्य यहाँ पर मिला है। ग्वारखिया जो है, राकेश भट्ट ने डूंगरी गांव चमोली से अलकनंदा नदी के तट पर 41 रंगीन चित्र मिले हैं। फिर उसके बाद हम लुएथाप के बारे में पढ़ते हैं। लुएथाप अल्मोड़ा से मानव को शिकार करते हुए हाथों में हाथ डालकर जो है वो यहाँ से चित्र मिले हैं। लाल रंग से सिंचित शिलाश्रय भी मिला है, हाथों में हाथ डालकर मिला है। कप मार्च जो है वो रामगंगा घाटी से 73 और द्वाराहाट चंद्रेश्वर से 204 मिले हैं। मलारी गांव की बात करते हैं। मलारी का सर्वेक्षण गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 2001-1983 में किया। अगर इस वीडियो की आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे फ्री ये मिल जाएगी आपको, इसकी कोई भी कीमत नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं डियर सर 1234567। इसकी सारी PDF और चंद्रवंश के कंप्लीट PDF उसमें हैं जो बिल्कुल फ्री है। आप वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं।